ममता, आज शोभा आ रही है, रात तक ही वापस जाएगी। खाना बना लेना और रात का खाना भी बनाकर पैक करके दे देना। घर जाकर रात में कहाँ बनाएगी। जैसे ही सास ने आवाज लगाई तो ममता का दिमाग खराब हो गया। वह मन में सोचने लगी कि इनका तबादला यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। फिर उसे 5 साल पहले का वह दृश्य याद आने लगा, जब जेठानी जी का सामान ट्रक में लद रहा था और अंदर बैठी ममता सुकून की सांस ले रही थी। वह बार बार अपनी जेठानी शोभा से कह रही थी कि दीदी ध्यान से देख लेना, कहीं कुछ रह ना जाए। तो शोभा ने कहा, अरे चिंता क्यों करती हो, जब हम छुट्टियों में आएंगे तो ले लेंगे, अपना ही तो घर है। यह बात सुनकर ममता अंदर ही अंदर झुलस रही थी, क्योंकि वह तो अब अपनी जेठानी का चेहरा देखना ही नहीं चाहती थी। पूरा परिवार साथ रहता था, लेकिन अम्मा हमेशा बड़े बेटे बहू के पक्ष में रहती थी। बड़े भैया को ससुर जी की जगह नौकरी मिल गई थी, क्योंकि ससुर जी की फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी। लेकिन अम्मा हमेशा यही कहती रहती थी कि मेरा राजेश घर का पूरा खर्चा संभालता है, ब्रजेश तुझे अपने बड़े भाई की मदद करनी चाहिए। अम्मा हमेशा ही ममता को खर्च कम करने का भाषण देती रहती थी, जबकि उसकी जेठानी ममता का हाथ बहुत खुला था। लेकिन अम्मा ने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि जेठानी मार्केट से अपने लिए अगर 4 चीज खरीदी थी तो एक चीज अपनी सास को और नंद के लिए भी ले जाती थी। ऐसा करके वह दोनों को अपने पक्ष में कर ली थी और मीठी मीठी बातें करके उनको अपने झांसे में इस प्रकार ले लेती थी कि ममता की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था कि वह पूरा घर संभालती है और कितना काम करती है। लेकिन तीनों बैठकर बातें करती रहती थी। जब जेठ जी का दूसरे शहर में तबादला हो गया तो इसकी खुशी ममता से ज्यादा किसी को नहीं थी। उसके पति ब्रजेश ने कितना कहा था कि भैया आप माँ को साथ ले जाओ, उनके मन आपके साथ ज्यादा लगता है और मिन्नी भी भाभी के साथ खुश रहती है। लेकिन बड़े भैया ने तुरंत बहाना बना लिया और कहा कि ब्रजेश वहाँ माँ का मन कैसे लगेगा, और अभी तो मुझे भी पता नहीं है कि आसपास का क्या माहौल है। नई जगह में अम्मा परेशान हो जाएगी और मिन्नी का तो वैसे भी यहाँ कॉलेज चल रहा है, मैं इसको नए सेशन में ले जाऊंगा। ममता यह सारे बहाने समझ रही थी और मन में सोच रही थी कि कितनी आसानी से इन्होंने खर्चे से पीछा छुड़ा लिया। अब यह इन दोनों को हमारी जिम्मेदारी पर छोड़कर जा रहे हैं, मगर यही नहीं सोच रहे हैं कि ब्रजेश की तनख्वाह तो उनकी आधी तनख्वाह के बराबर है। आज तक इस तनख्वाह में घर के 3 औरतों का खर्चा उठा रहा है, और अब जब से वापस इनका तबादला यहाँ हुआ है, यह हर 5 दिन में यहाँ आती रहती हैं। यहाँ तबादला होने के बाद दूसरी कॉलोनी में रहने लगे, लेकिन साथ रहना मंजूर नहीं किया, क्योंकि माँ और बहन का खर्चा तो उठाना पड़ता। पुरानी बातों को याद कर ममता सोचने लगी, जाने कैसी है इनकी बड़ी बहू। 20 मिनट की दूरी पर रहती है, मगर जब देखो यहाँ आ धमकती है। मैं पूरा दिन खाना बनाती हूँ और वह रात के लिए भी टिफिन लेकर चल देती हैं। शोभा ममता की जेठानी थी, अब इसी शहर की दूसरी कॉलोनी में रहती थी। आए दिन आती रहती थी और अम्मा के लिए उपहार भी लाती थी। अम्मा तो उनको देखकर बड़ी खुश हो जाती थी, लेकिन वह सब कुछ लोकल मार्केट से लाकर कहती थी कि अम्मा ब्रांडेड है, बहुत महंगा आता है। मार्केट गई थी तो सोचा कि आपके लिए भी ले जाऊं। और शोभा की यही बातें सुनकर अम्मा का दिल बाग बाग हो जाता था। ममता की ननद मिन्नी भी भाभी के आगे पीछे घूमती थी, क्योंकि भाभी ऐसे तोहफे लाकर देती रहती थी। हमेशा ममता को दिखाकर कहती थी कि देखो भाभी, शोभा भाभी लाई हैं, आप तो कभी कुछ लाती नहीं हैं, आप भी कभी ऐसा ब्रांडेड सामान दिलवा दिया करो। अब बेचारी ममता सोचती थी कि तुम दोनों और पूरे घर के खर्च के साथ ब्रांडेड सामान कैसे दिलवाएगी, जिसमें ब्रजेश की तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है। आज जेठानी के आने की खबर सुनकर
उसके दिल पर जैसे चाकू चल रहे थे और वो सोच रही थी कि 5 साल पहले ये यहाँ से गई थी तो दिल को कितना सुकून मिला था। तभी वहाँ मिन्नी आई और बोली, सोच क्या रही हो भाभी? देखना, आज ही भाभी मेरे लिए कोई शानदार तोहफा लेकर आएंगी। आप बढ़िया मज़ेदार खाना बना लेना मेरी भाभी के लिए। ममता को मिन्नी पर गुस्सा आ रहा था कि जेठानी के तोहफों के पर्दे के पीछे ये कुछ देख ही नहीं रही है। ममता की चुप्पी को देखकर सास ने कहा, अब तेरा मुंह क्यों सूज गया? अरे, बड़ी बहू हमसे इतना प्यार करती है तो मिलने आ जाती है, बेचारी कभी खाली हाथ नहीं आती है। आज ममता ने कहा, अम्मा, खाली हाथ नहीं आती मगर खाली हाथ जाती भी तो नहीं है। हमारे बजट का ख्याल। सासू माँ ने तुनक कर कहा, उसके खाने से ऐसा कौन सी कमी आ जाती है जो हर वक्त बजट का रोना रोती हो? अरे, पहले खुद घर संभाल सीख, फिर बजट का ठीकरा उसके सिर फोड़ना। ममता सोच में पड़ गई कि सास को कैसे समझाए कि उन तोहफों से महंगा पड़ता है ये जो मेन्यू की लिस्ट मिनी देकर गई है। तभी मिनी ने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा, यह तो कामचोर है, काम ना करना पड़े इसीलिए इनका मुंह लटक जाता है। मुझे तो लगता है कि यह बड़ी भाभी से जलती हैं क्योंकि वह हम दोनों के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाती हैं। मिनी की इस बात पर अम्मा भी सहमति जताते हुए बोली, सही कह रही है मिन्नी। उसका नाम सुनते ही इसके चेहरे पर मातम छा जाता है। अंदर बैठी ममता सब कुछ सुन रही थी। अम्मा को यह सब क्यों नहीं दिखाई देता कि उनकी बड़ी बहू इनको तो कभी अपने घर नहीं बुलाती है। वह भी तो इन्हें महीने 2 महीने अपने घर रख सकती है, मगर वह तो यहाँ आकर डेरा जमाती है और टिफिन लेकर चल देती है। ममता यह सब सोचते हुए रसोई में गई और फिर से सब्जियां बाहर निकालने लगी। वह सब कुछ बना ही रही थी कि थोड़ी देर में उसकी जेठानी आ गई तो अम्मा की आवाज़ आई, अरे, अपनी जेठानी को पानी को तो पूछ ले। तब ममता अंदर से निकल कर आई और ट्रे में रखा गिलास अपनी जेठानी ममता के आगे बढ़ा दिया। फिर उसने जेठानी के पैर छूकर कहा कि कैसी हो दीदी? तो ममता ने मुस्कुराकर कहा कि मैं अच्छी हूँ और तुम बताओ कि तुम कैसी हो? बदले में ममता ने भी एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और रसोई में चली गई। हमेशा की तरह शोभा बाहर बैठी हुई दोनों को उपहार दे रही थी और उनके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ रसोई में काम कर रही ममता के कानों तक पहुंच रही थी। यह और बात थी कि शोभा आज तक ममता के लिए कभी कुछ नहीं लाई थी, जबकि पूरा दिन खाने की सेवा ममता ही किया करती। कुछ देर में मिनी उछलती कूदती खिलखिलाती हुई रसोई में आई और ममता को वह टॉप दिखाते हुए बोली कि देखो भाभी, यह मेरे लिए बड़ी भाभी लेकर आई है ना, कितना सुंदर है। आप भैया से बोलो ना कि वह भी मुझे ऐसे कपड़े दिलाया करे। भाभी देखो कितने बड़े मॉल से लेकर आई हैं। ममता, जो कि अच्छी पढ़ी लिखी थी, उसने तुरंत टॉप को उलट पलट कर देखा और मिन्नी के सामने मुस्कुराकर कह गई। वह समझ गई थी यह ब्रांडेड नहीं बल्कि लोकल मार्केट का कपड़ा है, जिसे मिन्नी को देकर उसको पटाने का काम जेठानी ने बखूबी कर लिया है। उसे पता था कि आज वह कुछ भी कर ले लेकिन खाना तो जाएगा। वह खाना बनाने में जुट गई और दोपहर में सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाते हुए शोभा ने कहा कि अम्मा, मैं भी किसी दिन आपके घर बुलाऊंगी और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊंगी। यह सुनते ही आज ममता के मुंह में शब्द नहीं रुके और वह कह बैठी कि दीदी, किसी और दिन क्यों, आज आप इनको अपने साथ ही ले जाओ। सारा दिन मम्मी आपके नाम की माला जपती रहती हैं। कुछ दिन आपके घर रहेंगी तो इनको अच्छा लगेगा। ये सुनकर अम्मा तुनक कर ममता को देखने लगी, लेकिन शोभा का चेहरा उतर गया था क्योंकि उसने ममता से इतनी तेज गति के जवाब की उम्मीद ही नहीं की थी। तो मिन्नी ने तपाक से कहा, भाभी, आप कहना क्या चाहती हो? आपको अम्मा से क्या प्रॉब्लम हो रही है जो आज ही भेजने को तैयार हो?
ममता ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह तो अम्मा का दीदी के लिए प्यार है जो मैंने ऐसा कह दिया। मिन्नी तो इस बात को कहीं और ही ले गई थी, लेकिन वास्तव में शोभा छिप गई थी। उसने एक बार गलती से भी अम्मा को साथ चलने के लिए नहीं कहा और यही बात ममता देख रही थी। उस दिन ममता ने फिर से शाम का खाना बनाया और टिफिन में भरते हुए बोली, दीदी आप कितनी खुशनसीब है ना कि आपकी देवरानी है जो आपका ख्याल रखती है। उस वक्त शोभा और ममता ही रसोई में थे, कोई और नहीं था। शोभा ने तपाक से कहा, मैं देख रही हूँ ममता कि तुम घुमा फिरा कर बातों को कह रही हो। अगर मेरा आना पसंद नहीं है तो बता दो। ममता मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं दीदी ऐसा क्यों कह रही हो, मुझे भला बुरा क्यों लगेगा। जो जेठानी मीठा मीठा बोलते थकती नहीं थी। इस समय उसका स्वर बहुत कठोर था जो सिर्फ ममता को पता था। वह सोचने लगी कि काश अम्मा अपनी बहू का ये रूप भी देख पाती। इस दिन जैसे ही शोभा अपने घर वापस गई तो अम्मा ने कहा, तू अपनी जेठानी से इतना जलती क्यों है। वह यहाँ आती है तो कितना खर्चा भी करती है और कितने प्रेम से बात करती है, मगर तेरी बातों में इतनी कटुता क्यों नजर आती है। आज ममता पहले ही गुस्से में भरी पड़ी थी तो वह रुक नहीं पाई और बोली, मम्मी जी बहू को आप इतना अच्छा समझती हैं, आप उसकी सच्चाई नहीं जानती हैं। अभी आपने रसोई में होती तो आपको पता चल जाता कि वह कितना मीठा बोलती हैं। आपकी बहू आज तक आपको अपने घर लेकर नहीं गई। यहाँ अभी आती हैं तो कभी अपने हाथ से बनाकर कुछ नहीं खिलाती हैं, आराम से पूरा दिन यहाँ रहती हैं और शाम को खाना लेकर चल देती हैं। उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता। यह सब आपको दिखाई क्यों नहीं देता। अगर वह खर्च करती हैं तो ब्रजेश का भी खर्च होता है, जबकि उनकी तनख्वाह भैया की तनख्वाह की आधी के बराबर है। मिन्नी ने तुरंत गुस्से में कहा, भाभी बहुत हो गया, मैं अपनी बड़ी भाभी के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। आप बहुत देर से उनके लिए बोलती चली आ रही हैं। अरे अगर इतना बोलना है तो पहले उनको जैसा बनकर दिखाओ। आपने आपको देखा है कि कितने रूखेपन से बात करती हो और ननद और सास के लिए कुछ सोचती ही नहीं हो। कभी कुछ लाकर दिया है क्या आपने जो इतना बोल रही हो। जरा सा खाना बनाया तो इतना हंगामा कर रही हो। ममता अपनी मुठिया बींचकर अपनी ननद को देख रही थी क्योंकि अम्मा सामने थी। उसने अम्मा की तरफ देखा कि शायद अम्मा मिन्नी को कहेंगे कि भाभी से ऐसे बात क्यों कर रही है, मगर अम्मा ने तुरंत कहा, सही तो कह रही है मिन्नी, उसके खिलाफ बोलने के अलावा तुझे और कुछ आता ही नहीं है। अरे अभी उसका कितना सारा सामान यहाँ है, वह तो कभी मांगती भी नहीं है। ममता ने गरज कर कहा कि अम्मा वह अपना सामान जानबूझकर नहीं लेकर गई जिससे वह यहाँ आती रहे। आप यह समझती क्यों नहीं हैं। अम्मा ने तुरंत तमतमाकर कहा, मैं सब समझती हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब हमको भी भूख लग रही है, चलकर मेरे लिए रोटी सेक दे। ममता भी अपने मन को समझाने की कोशिश करने लगी कि खामखा ही उनकी आंखों पर से पर्दे हटाने की बात कर रही थी। इसके चक्कर में मेरे घर की सुकून शांति चली जाएगी। और वह रसोई में जाकर रोटी सेकने लगी। इसके बाद 4-5 दिन बीते और फिर से अम्मा ने खबर दे दी कि दोपहर में शोभा आ रही है, खाना बना लेना और शाम के लिए भी खाना टिफिन में दे देना। ममता का मन अब बुरी तरह से विरोधी हो चुका था। आपको किसी कीमत पर उनके लिए ऐसा करने को तैयार नहीं था, क्योंकि शोभा का व्यवहार ममता को छोड़कर सबके साथ अच्छा था, जबकि ममता तो सब कुछ ही करती थी अपनी जेठानी के लिए। ऐसे व्यवहार के कारण ही उसका मन इतना विरोधी हो चुका था। वह रसोई में गुस्से में बर्तनों के साथ उठक पटक कर रही थी। आज उसे लग रहा था कि वह सारा गुस्सा बर्तनों पर ही उतार देगी। तो सास ने बाहर से चिल्लाकर कहा, अरे आज रसोई से बर्तनों की इतनी आवाज़ क्यों आ रही है। कितनी बार कहा है कि बर्तन बजने नहीं चाहिए, जाने इसको कब अक्ल आएगी। घर से
कुछ नहीं सीख कर आई, सब मुझे ही सिखाना पड़ रहा है। ममता का खून इतना खोल रहा था कि उसके कानों तक किसी की आवाज़ भी नहीं पहुंच रही थी। उसने सब्जी जोकर जैसे ही कुकर को बंद किया, देखा तो गैस खत्म हो गई। आप उसको सिलेंडर बदलना था। उसे पता था कि यह काम उसे खुद ही करना पड़ेगा। मिन्नी तो किसी काम में हाथ लगाने वाली नहीं है। जो आप सिलेंडर की आवाज़ आने लगी तो मिन्नी आई और बोली, इतनी जल्दी सिलेंडर कैसे ख़त्म हो जाता है भाभी? मिन्नी का इतना कहकर जैसे अंगारों पर फूंक ही मार दी थी। ममता ने तमतमाकर कहा, यह अपनी बड़ी भाभी से क्यों नहीं पूछती हो? मिन्नी उसका चेहरा देखकर बाहर चली गई और कहने लगी, मम्मी यह तो हमेशा की तरह आज भी भाभी के आने का नाम सुनकर गुस्से में फूल गई है। अम्मा ने कहा, लगे रहने दे उसे अकेले, हमें क्या करना है? उसकी शक्ल देखकर हमारा मूड खराब हो जाता है, इसीलिए तू यहीं बैठ। ममता भी सुन रही थी कि दोनों क्या कह रही हैं। तभी सिलेंडर निकालते हुए खाली सिलेंडर उसके पैर पर गिर पड़ा और उसकी चीख निकल गई। खाली सिलेंडर का वजन भी कम नहीं होता, इस कारण पैर तुरंत सूज गया। उसकी चीख सुनकर बाहर से सास और ननद आई। मिन्नी तो उसको घूर कर देख रही थी, लेकिन सास ने कहा, अरे ऐसे भी कैसे कर रही थी कि सिलेंडर पैर पर ही गिर गया कि पैर में तुरंत सूजन आ गई है। तभी ममता के दिमाग ने काम करना शुरू किया और उसने तुरंत कह दिया, मिन्नी मुझे उठा नहीं जा रहा है, मुझे कमरे तक ले चलो। पैर में बहुत दर्द हो रहा है और खड़े होते नहीं बन रहा है। मिन्नी ने मुंह बनाकर ममता को सहारा दिया और कमरे तक ले गई। ममता को लंगड़ाते देखकर सास को समझ आ गया कि अब खाना नहीं बन पाएगा। ममता तो जाकर बाम लगाने लगी और बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर में मिन्नी आई और बोली, अब क्या तुम उठोगी नहीं? इस समय घर में पता नहीं कैसे ब्रजेश आ गया और ममता को लेटे देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ है। तो ममता ने सारी बात बता दी। ब्रजेश ने मिनी से कहा कि मिनी भाभी आ रही है तो खाना तुम और अम्मा बना लो। तुम देख रही हो ना कि भाभी का पैर कितना सूज गया है। ब्रजेश को दिखाने के लिए ममता उठने की कोशिश करने लगी तो ब्रजेश ने कहा, ममता तुम बीमारी में भी काम करती रहती हो और मुझे पता है कि तुम अपने पैर की इस हालत में भी खड़े होने की कोशिश करोगी। मैं तुम्हारी मायके छोड़ आता हूँ, वहाँ तुम्हें आराम मिल जाएगा और तुम्हें काम की भी चिंता नहीं रहेगी। यहाँ तो तुम बार बार उठने की कोशिश करोगी। ममता ने 2 आंसू बहाए और कहा, लेकिन मिन्नी और अम्मा कैसे काम करेंगे? यह लोग तो परेशान हो जाएंगे। ब्रजेश ने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना है और मिन्नी को कभी ना कभी तो घर संभालना सीखना ही पड़ेगा। मिन्नी तो हक्की बक्की देख रही थी। भैया के सामने वह कुछ नहीं कह पाई और मजबूरन रसोई में जाकर अम्मा के साथ खाना बनाना पड़ा। शोभा घर में आई और सब पता चलने के बाद भी वह ममता का हाल पूछने नहीं गई और बड़े मज़े से सबके साथ बैठकर खाना खा लिया। शाम को अम्मा ने कहा कि बहू खाना ले जाना हो तो बना दूं क्या? तो शोभा ने तुरंत कहा, अम्मा बना दोगी तो अच्छा है, क्योंकि मैं थक गई हूँ और घर जाकर मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर इनको ब्रेड खाकर सोना पड़ेगा। यह सुनकर तो अम्मा के होश ही उड़ गए कि बहू को इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि वह अपनी सास से खाना बनाने को कह रही है। छोटी बहू के पैर में इतनी सूजन आ गई है, लेकिन यह एक बार भी उसको देखने नहीं गई। आज इस घटना ने अम्मा के होश ठिकाने लगा दिए। वह कुछ देर खड़ी रही और फिर शोभा से बोली, शोभा मुझसे तो अब हो नहीं पाएगा। इतनी देर खड़े होकर तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में दर्द होने लगता है। शोभा इतने पर नहीं रुकी, उसने मिन्नी से खाना बनाने को कह दिया। तो मिन्नी ने तपाक से कहा, अरे भाभी आपने तो दिन में मेरे ही हाथ का खाना खाया है, तो आप अपने हाथ का खाना खिला दो। आज शोभा फंस गई थी। वह सोच रही थी कि दोनों को इतने महंगे महंगे तोहफे लाकर देती हूँ, मगर दोनों से खाना नहीं बना जा रहा है।
शोभा ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया कि अरे अम्मा, मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी ही घर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, खाना मैं बाहर से मंगवा लूँगी। शोभा तो चली गई, लेकिन उसके बाद अम्मा सीधी ममता के पास गई और बोली, मुझे अब तेरी उन बातों का मतलब समझ में आ रहा है जो तू शोभा के बारे में कहती थी। आज मुझे बूढ़ी औरत ने उसके लिए खाना बनाया, लेकिन वह एक समय का खाना बनाने को भी तैयार नहीं थी, जबकि तू जो मेरी रोज़ सेवा करती है, रोज़ हमें गर्मा गर्म खाना बनाकर देती है, मेरी दवाइयों का ख्याल रखती है, शोभा से इतनी सेवा कभी भी नहीं हो पाएगी। आज यह मुझे समझ में आ गया। मेरी आंखों पर तो उसके झूठे प्रेम और तोहफे के पर्दे पड़े हुए थे। रमेश की तनख्वाह बजट से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कभी उसने मुझे खर्चे के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया है। बेटा, आज समझ में आ गया है कि कौन कैसा है। उसके बाद से अम्मा ने रोज़ ममता के पैर की मालिश की और डॉक्टर को दिखाने के लिए भी ले जाती रही। मिन्नी को भी अपनी दोनों भाभियों का फ़र्क समझ में आ गया था और वह भी ममता का ख्याल रख रही थी। दोनों का स्वभाव बदलते देखकर ममता बहुत खुश हो गई। अब सास, ननद और बहू के बीच में लड़ाई झगड़े की बजाय प्रेम था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।